Welcome to Common Minds. So today we are going to attempt the second part of first paper of 2022 Elementary Mathematics CDS paper, right? So by now we have done the first part, already seen variety types of questions, है ना? Test series booklet is a maximum marks are 100, so time allotted is 2 hours. Now from here we will see mostly questions which are related to mensuration, geometry, statistics, and somewhat trigonometry as well, right? So now let us begin with the part. For 51st question हमसे कह रहा है कि a plus b plus c acute angle है. Then what is b plus c minus a cos is equal to this, यानी कि सभी की सभी जो है वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है. तो what is a plus b plus c equal to, देखिए यदि इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो b plus c minus a की जो वैल्यू है वो 90 आएगी, c plus a minus b की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, और a plus b minus c की जो वैल्यू है वो 45 आ जाएगी. ठीक है, हमसे चूंकि a plus b plus c पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दूंगा. तो प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी और प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एलएचएस में मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और आरएचएस में क्या बच जाएगा, 90 प्लस 0 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. If a plus b plus c are angles of a cyclic quadrilateral, then what is the value of the following? चूंकि एक cyclic quadrilateral होता है, cyclic quadrilateral में जो opposite angles होते हैं, यानी कि एंगल a प्लस एंगल c दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, और एंगल b प्लस एंगल d भी आपका 180 डिग्री होता है. तो अब यहाँ पे देखो एंगल a प्लस एंगल c की वैल्यू 180 है, तो साइन 180/2 प्लस साइन 180/2 दोनों में वही हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज इक्वल टू 2, है ना, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. एन एरोप्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द एयरपोर्ट. यहाँ पे एयरपोर्ट है और यहाँ पे एरोप्लेन है. ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन है, ऐसे चल रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर्स की. हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, सॉरी एक मिनट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा. if the aeroplane is at a height of 8 किलोमीटर above the ground, यानी कि यहाँ से 8 किलोमीटर की हाइट पे है और ये पॉइंट P है सपोज, है ना, जो हमसे बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड एंड मेक्स एट एन एंगल ऑफ थीटा एलिवेशन. तो ये हमारा एंगल ऑफ थीटा एलिवेशन है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 4/5. अब हमको पता है अगर ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा. साइन थीटा जो आपका साइन थीटा है वो 4/5 हो जाएगा. ठीक है ना. अब जो आपका ये होता है ना, अगर 8 की जगह मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं सबको रेशियो में सारे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये वाला 3 का अपोजिट आपका 37 डिग्री एंगल होता है, सभी को पता है. जो आपका साइन 37 होता है ना, जो साइन 37 होता है वो आपका 3/5 होता है, और जो आपका साइन 53 होता है वो 4/5 होता है. ठीक है, सभी को पता है ये वाली बात. तो जो साइन थीटा आपको 4/5 रखा है वो बेसिकली साइन 53 है. साइन 53 इज 4/5, तो दैट दिस थीटा is lying between 45 degree and 60 degree. So हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट x मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री बाय गोइंग y मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, इट बिकम्स 30 डिग्री. ये टावर है, यहाँ पे बंदा खड़ा है और ये इसकी हाइट को देख रहा है 60 डिग्री की हाइट पे, है ना. x मीटर फ्रॉम अ पॉइंट टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट x मीटर की हाइट का टावर है पॉइंट P ऑन द ग्राउंड. नाउ बाय गोइंग y मीटर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, y यानी कि यहाँ पे Q आया, इतनी डिस्टेंस की दूरी y है, इट बिकम्स 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट. कुछ नहीं करना है, tan थीटा लगा देना है. सो tan 60 इज इक्वल टू x अपॉन, सपोज ये है a, ये है b, ये है c, ये है o, तो tan 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन bc. तो bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन √3. tan 30 कितना हो जाएगा आपका, x अपॉन ab प्लस bc, x अपॉन ए बी प्लस बी सी. ठीक है, सो tan 30 यानी कि 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास y, और बी सी कितना हो जाएगा x/√3. ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ये √3y प्लस x इक्वल टू
3x, तो रूट 3y इज इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू रूट 3y, विच इज ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू। ये एक्सप्रेशन की बात, ये एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, है ना, ये और ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस अब देखिए tan अल्फा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, जब मैं इसको खोलूंगा यहां से इस वाले को, तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स tan अल्फा tan बीटा, ये बनेगा। अब इसको मैं जब मैं खोलूंगा यहां से तो कितना बनेगा, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स tan अल्फा tan बीटा। तो प्लस 2 tan अल्फा tan बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे रखें, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, प्लस में आपका tan स्क्वायर अल्फा इंटू प्लस में tan स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको और इसको साथ में लिया, यहां से मैंने tan स्क्वायर बीटा लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, सेम चीज, सेम टू सेम चीज जो है यहाँ पे भी लिखी हुई है, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन है, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये वाला ऊपर वाला वो ये है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, पूरा कैंसिल आउट होके आपस में 0 हो जाएगा, राइट। इफ tan अल्फा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए ये हो जाएगा साइन बाई कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन प्लस 1 की वैल्यू 3 कॉस हो जाएगी। यहां से अगर देखें तो 3 साइन बाई कॉस प्लस 3 बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बाई कॉस और ये कितना हो जाएगा, साइन प्लस 3, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे करो, नहीं तो आप इसको ऐसे ना करने के बजाय, ऐसे ना करने के बजाय, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके बजाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो और हमको दे रखा है सेक प्लस tan कितना है 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2s की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। और हमसे पूछा 3 tan थीटा प्लस 9 sec थीटा, 3 tan थीटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 sec थीटा हो जाएगा 9 इंटू 2 विच इज 18, तो 3 प्लस 18 कितना हो जाएगा 21। देखिए अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है, फिर से देखिएगा इसको, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, सॉरी सेक थीटा माइनस tan थीटा की 1/3 हो जाएगी, और सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको 3 दे ही रखी है पहले से, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/3, और tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू 5/3 आ गई, tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 tan थीटा 4/3 प्लस 9 सेक थीटा हो जाएगा 5/3, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर है, देख लेते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन साइन कॉस, ये कितना हो जाएगा आपका
साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, ऊपर जाएगा 1 और नीचे आएगा साइन कॉस, ठीक है। तो ये भी आपका 1 अपॉन साइन कॉस आ गया, ये भी आपका 1 अपॉन साइन कॉस आ गया, तो पहला हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहे हैं हमसे, ये आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। एक मिनट, साइन, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन साइन कॉस ये भी आ गया, लेकिन क्या ये आएगा 1 अपॉन साइन कॉस, देख लेते हैं, 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन साइन, दैट इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस। अब आरएचएस में मेरा ये आ रहा है 1 अपॉन साइन कॉस, एलएचएस में मेरा सॉरी एलएचएस में मेरा 1 अपॉन साइन कॉस आ रहा है, आरएचएस में मेरा साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस आ रहा है, क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली, राइट। What is the length of the chord of a unit circle which subtends an angle 2 theta at the center? Length of a chord of a unit circle, radius 1 है, chord ये है, रेडियस 1 है, ऐसे ये ऐसे जा रही है 1, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा, यहाँ से इसको डालेंगे तो आधा हो जाएगा, ये 90 है और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये थीटा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा l/2। सपोज कॉर्ड की लेंथ l है तो l/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लगाऊँ साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि l/2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 1, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन थीटा। हमसे वही क्वेश्चन में पूछा था कि भाई लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताओ, लेंथ ऑफ द कॉर्ड को हमने l एज्यूम किया था और यहाँ से हमने l की वैल्यू निकाल दी, विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा माइनस साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए अब tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 सेक थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि सेक स्क्वायर प्लस 3 सेक माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर प्लस 5 सेक माइनस 2 सेक माइनस 10 इक्वल टू 0, तो सेक प्लस 5 माइनस 2 सेक प्लस 5, तो या तो सेक की वैल्यू 2 है, नहीं तो सेक की वैल्यू क्या है -5। चूंकि क्वाड्रेंट हमको थीटा से, जो हमारा क्वाड्रेंट है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पॉजिटिव होती है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक -5, वी विल टेक sec इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज आस्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। sec थीटा की वैल्यू यदि 2 है, sec थीटा यदि 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा, जो आपका सेक थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका होता है सेक थीटा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये कितना आ जाएगा √3। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 1/√3। कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/3, तो 12 कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 2/√3, तो 2/√3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2/2√3, तो कितना हो गया ये 4 + 2√3, है ना, 4 + 2√3 जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन जो कि स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो 4 + 2√3 को मैं √3 + 1 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, √3 + 1 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, देखिए cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा 1/sin +1 प्लस कॉस हो जाएगा 1/sin -1, कॉस साइन अपॉन 1 + साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा कॉस साइन माइनस कॉस साइन का स्क्वायर प्लस कॉस साइन प्लस कॉस साइन का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और यहाँ पे बनेगा 1 - sin स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 cos साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 2 tan थीटा जो है मेरा आंसर आएगा। 2 tan थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4, π/4 को यहाँ पे रखेंगे तो साइन π/4 कितना हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 इंटू 2 टाइम, बिकॉज कॉस थीटा की भी वही वैल्यू थी, तो 2 इंटू
1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है, इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। देखिए अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है मेरा, सेंटर इसका ओ है, ये कॉर्ड है ए, यहाँ पे ऐसी कॉर्ड एक बी जा रही है और एक कॉर्ड ऐसे सी जा रही है, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से अगर देखिएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं, सपोज मैंने ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी में अगर आप देखें तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, sorry, triangle ABO, not ABC, triangle ABO and triangle ACO. So triangle ABO is congruent to triangle ABO जो है आपका वो congruent है किसके, triangle ACO के, राइट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम CPCT से बोल सकते हैं कि जो इनके एंगल्स होंगे, बाय CPCT वी कैन टेल दैट दिस एंगल, दैट इज एंगल CAO विल बी इक्वल टू एंगल OAB, एंगल CAO विल बी इक्वल टू एंगल OAB या फिर एंगल BAO। यहाँ से हमको पता चल गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो जो हमारा AO है, जो हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है AO, वो जो लाइन है, दैट सेंटर ऑफ द सर्कल विल लाई ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। देखिए ये CAB का है और इस वाली लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया है और इसी वाली लाइन पे हमारा O भी बैठा हुआ है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पे आता है कंसेंट्रिक सर्कल से सवाल है, इट इज कट बाय द लाइन्स AB if two concentric circles are intersected by a line at A, B, C and D, है ना, A, B, C, D इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा फिगर बड़ा बना देते हैं, है ना। हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक ऐसे सर्कल है ये, और एक कंसेंट्रिक सर्कल और है ऐसे सेंटर में, हमारे पास एक ऐसे कॉर्ड आया, इसने A, B, C और D पे कट किया। सपोज जो उनका सेंटर है, कॉमन सेंटर दैट इज E, ठीक है, दैट कॉमन सेंटर इज E। तो E से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, E से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो जो AE की वैल्यू है ना, जो ये जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट E है, ध्यान रखिएगा, सेंटर आपका O है, ठीक है, सेंटर आपका O है और ये वाला पॉइंट E है। तो जो मेरा AE है दैट विल बी इक्वल टू ED, बिकॉज हमको पता है कि अगर सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो उसको आधे में बांटेगा, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका जो बड़ा वाला कॉर्ड है AE की वैल्यू ED के बराबर हो जाएगी, और बिग सर्कल और स्मॉलर सर्कल के लिए मेरे क्या हो जाएगा, BE की वैल्यू जो है EC के बराबर हो जाएगी, BE की वैल्यू जो है EC के बराबर हो जाएगी, ठीक है, दैट फॉर स्मॉल सर्कल। नाउ वी विल ऐड 1 and 2, व्हेन वी ऐड 1 and 2 व्हाट वी विल गेट, AE प्लस BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर AE और EC को जब हम ऐड करेंगे, है ना, AE और EC को जब हम ऐड करेंगे तो AE प्लस EC हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू BE प्लस ED, BE प्लस ED, ठीक है। तो AE प्लस EC कितना हो जाएगा, A इंटू E प्लस E इंटू AE प्लस EC कितना हो जाएगा AC, एंड दैट इज इक्वल टू BE प्लस ED, है ना, BE प्लस ED दैट इज इक्वल टू BD। AC की वैल्यू जो है BD के बराबर आ जाएगी, यानी कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तो सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस दिस हैज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर, कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड टू सर्कल, हमको पता है आधे में बांटेगा तो ये 24 हो जाएगा, रेडियस 25 दे रखा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो 25, 24 और 7 हमको पता है ट्रिपलेट होता है, 25, 24 और 7 आर वेल नोन ट्रिपलेट्स। आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किसी भी कॉर्ड पे यदि हम सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये उस कॉर्ड को आधे में डिवाइड करता है, 24 और 24 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये 25 हमको रेडियस दे रखा है, ये 24 हो जाएगा, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है दैट विल बी इक्वल टू 7, आंसर इज डी। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ x, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई y स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई y स्क्वायर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि क्या 2x की वैल्यू 3y से बड़ी है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, है ना, लेट अस चेक दिस। अगर ये है
हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/3 ये हो जाएगा, यानी कि एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2π/3। अब हमको 2x 3y कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ पे भी जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 3y को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y टाइम्स 2/3 अंडर रूट 2π/3, ठीक है, ये हो जाएगा तो दैट 2x इज इक्वल टू 3y, 2π/3 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 विच इज़ 8 और 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 पाई कितना हो जाता है आपका 22/7, राइट, 22/7। सो 2x की वैल्यू 3y इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 176 अपॉन 9 4 189। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली क्वांटिटी जो है 1 से कम है, ये वाली क्वांटिटी जो है वो 1 से कम है, ठीक है। और जैसे ही ये 1 से कम हुई, जैसे ही ये 1 से कम हुई तो कोई भी क्वांटिटी लिखी है वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में जाएगी, पहली बात वो हमेशा जो डेसिमल फॉर्म में जाएगी। अगर ये क्वांटिटी 1 से कम है तो इसका अंडर रूट भी 1 से कम होगा, ठीक है, इसका अंडर रूट भी 1 से कम होगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाली क्वांटिटी है पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है लेस देन 1 हो जाएगी, लेकिन ये तो 2x है। अगर LHS में कोई भी क्वांटिटी लिखी है दैट इज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाइड बाई नंबर विच इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली ये वाला जो नंबर है वो इससे कम ही हो जाएगा, ये तो जाहिर से ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ये जो है आपका 2x से कम हो जाएगा, कहने का मतलब है कि जो आपका 3y है वो 2x से कम है, राइट। मतलब एक मिनट सॉरी, इसको कहने का मतलब मेरा ये था, फिर से समझिएगा, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब इसके बाद जो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि टू देखिए आप कोई क्वांटिटी लिखते हो b इंटू बी इज इक्वल टू ए टाइम्स नंबर विच इज लेस देन 1, ऐसा लिखते हो, तो ये जो आपकी क्वांटिटी होती है वो a से कम ना हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा b को 3, a को आपने लिखा 2, a को आपने लिखा 5, ठीक है, और a को आपने ले लिया 1 इसको ले लिया ऐसी क्वांटिटी जो कि लेस देन 1 है, सपोज 1/2, तो 5 इंटू 1/2 विल बी 5/2 विच इज 2.5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। आपने a को लिया था 5 और b की वैल्यू आ गई 2.5, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है वो कम हो गई इस पूरे एक्सप्रेशन से, यानी कि जो आपका 2x है वो लेस देन 3y आ जाएगा, राइट। जो 2x है आपका वो लेस देन 3y आएगा, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपके पास हो जाएगा x3, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई वाई क्यूब, है ना, 4/3 पाई वाई क्यूब, राइट। अच्छा अब हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज बेसिकली ग्रेटर देन 1। इसको अब देख लेते हैं, x3 3/4 वाई क्यूब, तो क्या x3 अपॉन वाई क्यूब क्या ग्रेटर देन 4π/3 है। x3 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू क्या 4π/3 से बड़ी है, देख लेते हैं। x अपॉन वाई की क्या वैल्यू आई थी √2π/3, x अपॉन वाई की वैल्यू आई थी √2π/3, ठीक है, तो √2π/3 कितना हो जाएगा, है आपका हो जाएगा कितना 2π की पावर समथिंग 3/2 अपॉन 3 की पावर 3/2, क्या ग्रेटर देन 4π/3 है। अब देखिए ये इतनी छोटी क्वांटिटी चली जाएगी कि ये 4π/3 से ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी तो बहुत छोटी है इससे, ये वाली क्वांटिटी जो है 4π/3 से बहुत छोटी है, तो ये लेस ग्रेटर देन नहीं लेस देन होगा, राइट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो नाइदर 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। The radius and the height of a right circular cone are in the ratio 3:7 in the volume of the cone, then what is the height of the cone? Radius upon height की जो दे रखी है 3:7 दे रखी है, और 1/3 पाई r² h, r², सपोज यहाँ से हाइट बोला है तो हाइट की वैल्यू रखेंगे 7r/3, या फिर r की वैल्यू आप रख सकते हो 3h/7। r को आप यहाँ पे रखोगे कितना हो जाएगा 9h²/49 इंटू h चाहिए हमको, वो कितना दे रखा है 528, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका तो 11 2 11 4 44 88, ये हो गया 88, ठीक है।
यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होगा, 24 हो जाएगा, 3 से 3 और ये 8, ठीक है। एच क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 7 का होल क्यूब, यानी कि 2 क्यूब इंटू 7 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 14। तो हमारा हाइट कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, वाटर फ्लोज थ्रू इट एट अ रेट ऑफ 154 लीटर्स पर मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इन किलोमीटर पर आवर। देखिए इस क्वेश्चन में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का खेल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का खेल है। कैसे? 54 लीटर्स पर मिनट। अब देखिए 1 मीटर क्यूब होता है आपका 1000 लीटर, ठीक है, यानी कि 1000 लीटर जो आपका होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है। 54 लीटर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 54 बाई 1000 मीटर क्यूब 60 सेकंड में, ठीक है। 60 मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना पानी बह रहा है, तो 60 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 54 बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4 2 324 अपॉन 100 मीटर क्यूब पर आवर, इतना पानी बह रहा है मीटर क्यूब पर आवर, राइट, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द वाटर बताओ। सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। नाउ एरिया ऑफ द पाइप, ठीक है, एरिया ऑफ द ओपनिंग, ये जो एरिया ऑफ द ओपनिंग होती है मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय दिस वेलोसिटी विल गिव अस दिस एक्सप्रेशन। सो एरिया कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 49 दैट इज 7। ये आपका चूंकि 7 आपका सेंटीमीटर में, तो 7/100 होगा बेसिकली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 7/10 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 49/10⁴, दैट इज 7 4 154 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमको, वेलोसिटी हमको निकालनी है, वेलोसिटी हमको यहाँ से निकालनी है, ठीक है, यानी कि 154 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 324 अपॉन 100, ठीक है। 1/10⁴, 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो 324 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 154, ये मेरी हो जाएगी क्या वेलोसिटी। लेकिन किस में, मेरी वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, तो 1/10 क्यूब से करेंगे, ठीक है, 1/10 क्यूब से कर देंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, तो 324 अपॉन 1540 जो है आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये 154 लीटर होगा, मैंने गलती से 154 लिख दिया, ये 154 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 54 लिया, तो 154 होगा, सॉरी 154 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। तो ये 324 की जगह आप 154 इंटू 6 से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो बस यहाँ पे 324 की जगह आपको 154 इंटू 6 से रिप्लेस करना है, तो 154 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 6/10 विच इज 0.6, राइट। अब मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे थोड़ी सी आज मिस्टेक ज़्यादा हो रही है क्योंकि ओवरलुक कर रहा हूँ मैं, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। A spherical ball of lead 6 centimeter in diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameters of balls are this and this. Then which of the following is correct? देखिएगा क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि स्फेरिकल बॉल है लीड 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर की, ठीक है। तो हमको पता है रेडियस कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और 2r की वैल्यू d होती है, ठीक है, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/2, तो 4/3 पाई d³/8, ठीक है, तो 2 π/6 d³, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब स्फेरिकल बॉल को मेल्ट किया जाता है रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स, तो कितना हो जाएगा π/6 कैपिटल d³ इज इक्वल टू π/6 d1³ प्लस d2³ एंड प्लस d3³। π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d³ की वैल्यू वही आ जाएगी जो बार बार आती है, d1³ प्लस d2³ प्लस d3³। d³ हमको दे रखा है कितना 216, d1³ आपको दे रखा है 2, यानी कि d³ हो जाएगा 8, और ये दे रखा है 4, यानी कि हो जाएगा 64 एंड प्लस x³ 72 प्लस x³ की वैल्यू हो जाएगी 216, x³ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 216 माइनस 72 दैट इज 4, ये हो जाएगा 4 144, ठीक है। यानी कि आपका जो x आएगा वो अंडर क्यूब रूट ऑफ 144 आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 144, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें,
ऑप्शन में हमको दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि 5 से लेकर 5.2 के बीच में, और 5.2 से लेकर फिर 5.4 के बीच में, 5.4 से लेकर 5.6 के बीच में, और 5.6 से लेकर 5.8 के बीच में। हम क्या करते हैं, 5.2 का होल क्यूब निकालते हैं, कितना आ जाएगा ये 4 10 0 2 6 2 7 0 4, और ये 52 8 0 4 5 4 0 8 0 2 5 3 13 8 0 6 0 4 1 4 0 6 0 8, यानी कि 140.608, अभी भी इससे कम है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 5.4 का यदि मैं होल क्यूब निकालूं तो कितना हो जाएगा 6 1 2 1 6 0 2 2 7, तो कितना हो जाएगा 1 2 9 1 6 हो जाएगा 54 4 2 6 6 3 11 0 3 8 5 4 14 4 6 4 1 7 5 1, तो यहाँ ये आपका कितना आ गया 157। अब जाहिर सी बात है भाई 5.4 आ गया तो 157 आ गया, लेकिन हमको सिर्फ 144 चाहिए, यानी कि ये जो है वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी आपकी, है ना, ये वाली। तो इसीलिए हमको यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है, बिकॉज ऑप्शंस बहुत प्रिसाइज दिए हुए थे, 5.4 5.6 5.8, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ी, थोड़ी सी कैलकुलेशन की मदद से हमने जो है आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोला, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स एंड ब्रेथ 8 यूनिट्स इज स्प्लिट इनटू 2 स्क्वायर्स ईच ऑफ एरिया x, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा 2x, और 2 रेक्टेंगल्स ऑफ ईच ऑफ एरिया y, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, एक बड़े रेक्टेंगल का एरिया उसमें फिट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 80, तो x प्लस y की वैल्यू आ रही है 40। नाउ सिंस वी नो दैट हमारे पास एक स्क्वायर है, x एरिया जो है x स्क्वायर यूनिट्स है, तो अगर मैं x को 25 लूँ या फिर x को मैं 36 लूँ तो आपका आ जाएगा, ठीक है, तो जो साइड लेंथ है स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी 5 और 6 आ जाएगी। अगर मैं एक केस में 25 लेता हूँ, सपोज अगर एक स्क्वायर का साइड 25 है, तो एक जो रेक्टेंगल जो हमने इसमें फिट किया उसका साइड कितना हो जाएगा 15, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 36 लेता हूँ जिसमें स्क्वायर का साइड 6 हो जाएगा, तो उस केस में 36 और 4 हो जाएगा, और मेरे पास यही दोनों केस बन रहे हैं, इसके अलावा मेरे पास और कोई केस बन नहीं सकता। अगर मैं सपोज x को 16 लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, मैं 16 25 36 परफेक्ट स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर का एरिया चाहिए, राइट। अगर मैं 16 लेता हूँ तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर यहाँ पे मैं 4 रखूंगा यानी कि साइड लेंथ 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ तो भाई कितना आ जाएगा, अगर मैं x को 16 रख दूंगा तो y कितना आ जाएगा मेरा 24, ठीक है, तो ये भी एक केस हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे से बोल रहा है कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, पॉसिबल नहीं, जरूरी नहीं है, y जो है x से छोटा भी तो हो सकता है। वैसे इन दोनों केसेस में देखिए y जो है x से छोटा है, y जो है x से छोटा है, y x से छोटा है, इसमें y x से छोटा है, इस वाले केस में y x से बड़ा है, ठीक है। तो और स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, y कैन बी 15 स्क्वायर यूनिट्स, तो देखिए यहाँ पे y 15 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, स्क्वायर शीट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एन आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑफ सेम साइज, if the length of the diagonal of the bigger square sheet so formed, if the length of the diagonal of a bigger square sheet so formed is m, यानी कि एक बड़ा सा स्क्वायर शीट बना, हमने ऐसे स्क्वायर शीट जैसे बनाए, है ना, by joining n identical square sheets of same size, अगर n आइडेंटिकल को ज्वाइन किया है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास रूट एन स्क्वायर्स होंगे और यहाँ पे आपके पास रूट एन स्क्वायर्स होंगे, ठीक है, रूट एन स्क्वायर्स यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी रूट एन स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा आपका, तब जाके आपके पास n आइडेंटिकल स्क्वायर शीट्स आ जाएंगे। इफ नाउ इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बिगर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर रूट n का स्क्वायर प्लस रूट n का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में n प्लस n दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2n, उसका लेंथ m है ना, m की वैल्यू कितनी है रूट 2n, देन व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर शीट, लेट अस सपोज द साइड लेंथ ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर शीट इज s। नाउ अगर एक रो में मेरे पास टोटल रूट n स्क्वायर्स हैं, है ना, टोटल मेरे पास रूट n स्क्वायर्स हैं, तो s मल्टीप्लाइड बाय रूट n विल बी इक्वल टू रूट n, है ना, s मल्टीप्लाइड बाय रूट n विल बी इक्वल टू रूट n, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो लेंथ ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर शीट इज 1,
m इज इक्वल टू रूट टू एन इंटू वन लिखा जा सकता है, तो यहाँ से वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m बाई रूट टू एन, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। रेक्टेंगुलर शीट इज ऑफ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y, p इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म बाय रोलिंग अ शीट अलोंग इट्स बेस एंड q इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। रेक्टेंगुलर शीट इज ऑफ लेंथ x and breadth y. If p is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along its breadth, अगर मैंने इसको breadth के along रोल किया तो जो 2 पाई r है वो आपका y हो जाएगा, जो इसके along मतलब breadth के along रोल किया तो कुछ ऐसे बनेगा जिसका circumference y हो जाएगा और इसकी हाइट आपके पास x हो जाएगी। 2 पाई r इज इक्वल टू y, तो r की वैल्यू हो जाएगी y बाई 2 पाई और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। ठीक है ना। p जो है मेरा वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। ठीक है, p कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा p। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे। इफ q इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म बाय रोलिंग द शीट अलोंग इट्स लेंथ, अगर लेंथ के लॉन्ग रोल करेंगे तो ऐसे कुछ बड़ा सा कुछ ऐसा बनेगा, तो 2 पाई आर उस केस में आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 2 पाई और y की वैल्यू h की वैल्यू हो जाएगी y, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा q, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा। सो ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। पी और क्यू को डिवाइड कर दे, क्यू की वैल्यू 2p दे रखी है तो 2p यहाँ रख देंगे, p से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। दैट विल बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2y। ठीक है, जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2y। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अ स्टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर विद सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर कंटेन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, मेटल बॉल्स ईच ऑफ हाउ मेनी बॉल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक टू रेज द लेवल्स बाय, बहुत देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। मेटल बॉल्स सपोज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉल्स आर n, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ, इतने वॉल्यूम से पानी ऊपर गया, यानी कि पाई सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू एच, और ये एच हमको चाहिए तो देखिएगा 9 2 9 2 2 से 2 गया, ये गया, पाई से पाई चला जाएगा, 3 से ये क्या जाएगा, है ना। h की वैल्यू ऑलरेडी 3 हमको दे रखी है क्योंकि 3 सेंटीमीटर से रेस करना है, तो 3 से 3 गया जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangles each of area. What is the height of the bigger triangular sheet? जो हाइट होती है वो होती है, अगर साइड लेंथ a है सपोज, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेंथ a है तो उसका कितना हो जाएगा √3a/2। √3a/2 जो होती है वो उसकी होती है हाइट। ठीक है ना। 9 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा 81√3 √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3 से √3 81 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कितनी आ जाएगी 9 इंटू 2 विच इज 18, 18 को यहाँ उठा के रखिए, तो 18 √3/2 विच इज इक्वल टू 9√3। तो 9√3 जो है मेरा ऑल्टीट्यूड आ जाएगा बिगर वाले ट्राइंगुलर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। A farmland is in the shape of a rhombus. The perimeter of a land is 100 मीटर, तो उसके साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 25। the length of one of the diagonals is 40 मीटर। The land is divided into 4 equal parts. What is the area of, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, हमारे को बोल रहा है कि फार्म लैंड का 100 है, तो अगर मैं इसको 25 मानता हूँ, इसको 25 मान सकता हूँ, इसको 25, इसको 25, ये जो दो डायगोनल है आपस में, ये जो दो डायगोनल है आपस में, उसका 40 मीटर का लेंथ है डायगोनल का, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। तो हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 25 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, यानी कि आपका 625 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 225, और ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो अगर ये 15 हो गया, ये वाला हमसे पूछा कि लैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यस वी नो दैट दिस इज अ लैंड एंड नाउ this land is divided into 4 equal parts of this triangle, this triangle, this triangle and this triangle, right? So area of that one triangle will be half into 15 into 20, half into 15 into 20, that is equal to 150 square meters, which is option number A। ठीक है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC।
AB is parallel to DC and let E and F be the midpoints on AD and BC. If AB is equal to 4 plus DC, यानी कि AB आपका बड़ा साइड है और आपका कुछ DC ऐसे आ रहा है, D इधर, C इधर, ऐसे, ठीक है. एक मिनट इसको ठीक से बना देता है ना. आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है. लेट E and F be the midpoints on AD, E और F जो है midpoints on this and this respectively. If EF is equal to 10, AB minus DC is equal to 4. Let us suppose that DC is equal to X, then AB is equal to 4 plus DC. That means this is 4 plus X. EF की वैल्यू 10 दे रखी है. Then what is the value of AB cross DC? And we know that AE ED के बराबर है, BF FC के बराबर है. Why? Because E and F are the midpoints of these sides respectively. So जो हमारी लेंथ ऑफ, इस केस में जो हमारी लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट होती है, मिड सेगमेंट क्या है, जो लेंथ ऑफ ED EF होती है ना. इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा. जो हमारा लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट होता है, लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि इसके मिड पॉइंट से भी जा रही हो और इसके मिड पॉइंट से भी जा रही हो, ठीक है. सो लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू AB प्लस DC, AB प्लस DC, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट. लेंथ ऑफ मिड सेगमेंट कितना है, 10. तो AB प्लस DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10. AB आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2x की वैल्यू 10 है, 2x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. x की वैल्यू 3 हो गई. सॉरी ये 20 होगा ना. AB प्लस DC आपका 20 हो जाएगा. तो 4 प्लस 2x की वैल्यू आपके पास 20 हो जाएगी. तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16. x की वैल्यू हो जाएगी 8. x की वैल्यू हो गई 8. तो मेरे पास DC कितना आ जाएगा, 8, और AB कितना आ जाएगा, 4 प्लस x, यानी कि 4 प्लस DC. 4 प्लस DC कितना हो जाएगा आपके वो, 12, ठीक है. तो AB क्रॉस DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, राइट, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि कोई ऐसी लाइन ट्रेपीजियम की जो दोनों के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट से जा रही है ना, तो उस लाइन को हम कहते हैं मिड सेगमेंट, और उसका मिड सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट. नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ AB इज 15, so AD is A, B, C and D. This is a parallelogram, right? Says that AD की वैल्यू 8 है, AB की वैल्यू 15 है. If theta is the acute angle between AB and AD, then what is the area of the parallelogram in centimeters? अगर आपने थोड़ा सा वेक्टर पढ़ा होगा कभी, थोड़ा सा, तो जो उसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया जाता है वो होता है आपका AB क्रॉस AD, ठीक है. AB क्रॉस AD होता है. अब ये कैसे होगा, ये होता है आपका, जब ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव अस द area of the parallelogram, right? And this can be written as modified as AB का modulus into AD का modulus multiplied by sin theta. Sin theta is the included angle between these two. ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट. इस बात को ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स में आता है. AB आपका हो जाएगा 8, सॉरी AB आपका हो जाएगा 15 और AD हो जाएगा आपका 8 इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 120 साइन थीटा, ठीक है. और तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. और हमको पता है जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, AB मल्टीप्लाइड बाई, सपोज ये पॉइंट E है तो AB मल्टीप्लाइड बाई D होता है, बेस इंटू हाइट. ये तो होता है. AB की वैल्यू 15 है, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ, साइन थीटा निकालूंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, DE अपॉन AD. तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन AD इंटू साइन थीटा, AD इंटू साइन थीटा. तो DE की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AD इंटू साइन थीटा, ठीक है. एक मिनट, AB आपका कितना दे रखा था 15 मल्टीप्लाइड बाई DE कितना है, AD साइन थीटा, AD साइन थीटा, AD कितना है 8, तो दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 8 साइन थीटा, या दैट इज इक्वल टू 120 साइन थीटा. या तो चाहे ऐसे निकाल दो, चाहे या तो अगर आपको फॉर्मूला पता था क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो आप ऐसे निकाल दो. दोनों केस में आपका 120 साइन थीटा ही आने वाला है. इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 इंटू 2 प्लस रूट 2, तो देखिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर होगी, और दो साइड बराबर होगी, हमको ये दे रखा है ABC, हमको ये दे रखा है AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 4 रूट 2, ये दे रखी है, ठीक है. अगर मैं इसको तोड़ूं, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 4 रूट 2 ऐसे लिखा जा सकता है. अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
अंडर रूट 32 दैट इज इक्वल टू 4√2 आ गया। यानी कि हमारे पास एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 4 है, एक साइड 4 है और दूसरी साइड 4√2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा फिर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर। अगर मैं डायगोनल की साइड, अगर मैं स्क्वायर की साइड को s मानता हूँ, अगर मैं स्क्वायर की साइड को s मानता हूँ तो s√2 मेरा डायगोनल का लेंथ होता है ना, √2s मेरा डायगोनल का लेंथ होता है, तो √2s हमारा 12√2 दिया हुआ है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 64√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि √3/4। अगर मैं इसको साइड a मानता हूँ तो a स्क्वायर की वैल्यू 64√3 हो जाएगी, √3 कैंसिल, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 2, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। स्क्वायर एंड द ट्राइंगल हैव द सेम पेरीमीटर। अगर इसकी बात करें तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स एस विच इज 48 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करूँ तो इसका हो जाएगा 3 टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, पहली बात। दूसरी बात हमसे कह रहा है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर, 4 टाइम्स स्क्वायर का एरिया कितना था, साइड स्क्वायर विच इज 144, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू है 144, इसको 4 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3√3 टाइम्स द 64√3। 64√3 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 64 कितना हो जाएगा 576। क्या ये भी 576 आ रहा है, देख लेते हैं 576, तो ये भी 576 आ रहा है, ये भी 576 आ रहा है, therefore 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 12। देखिए जब भी मीडियन और सम ऑफ द टू साइड्स मीडियन से कंपैरिजन है, सबसे बेस्ट केस होता है हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें ऑफ साइड ए। ठीक है, हमको पता है जो इसकी मीडियन की लेंथ आती है वो कितनी आती है, यहाँ से अगर आप मीडियन ड्रॉ करें, जो मीडियन की लेंथ आती है आपकी कितनी आती है √3a/2, वो आती है मीडियन की लेंथ, राइट। अब हमसे पहले का अपने पार्ट में कह रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सपोज a + a हमने लिया, ये आपका हो जाएगा 2a लेस देन ट्वाइस द मीडियन ऑफ द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी √3 है, मतलब मीडियन की लेंथ तो √3a/2 है, लेकिन हमसे ट्वाइस द मीडियन बोला हुआ, तो ट्वाइस द मीडियन कितना हो जाएगा √3 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन, हमको दिख रहा है कि इट इज मोर देन √3 है, तो यहाँ पे लेस की जगह मोर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 नॉट ऑप्शन 1। अब द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द 3 मीडियन, सम ऑफ द 3 मीडियंस कितना हो जाएगा 3√3a/2 और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 3a हो जाएगा, तो 3a और √3/2 में बड़ा कौन सा है, √3/2 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। अभी अभी मैंने आपसे बोला कि ये वाली जो क्वांटिटी है हमेशा, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाली क्वांटिटी जो है ओरिजिनल वाली क्वांटिटी से छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये b है और b में मैंने कोई मल्टीप्लाई ऐसा नंबर कर दिया विच इज लेस देन 1, तो b बड़ा होगा कि b लेस देन 1 होगा, ऑब्वियसली b बड़ा होगा, और चूंकि इस वाली क्वांटिटी पे मैंने इस वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन 3 है, यानी कि 3 जो है इससे बड़ा होगा, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, यूपीएससी ने यहाँ पे थोड़ा सा झोल किया है, यूपीएससी ने इसका आंसर बी दैट इज 2 and 3 बताया, लेकिन लॉजिकली देखें और टेक्निकली भी तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2 and 3, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि साइड ए है, ए बी सी है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी, ये हमारा डी है इसका मिड पॉइंट, ई जो है किसका सी ए का मिड पॉइंट है, और एफ जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों इन सबको मिलाया हमने, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ यानी कि जो बीच वाला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स है। हमको पता है कि यदि हम मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करते हैं सभी को, तो ये सभी के सभी इक्वल एरियाज में डिवाइड होते हैं, सभी के सभी जो है इक्वल एरियाज में डिवाइड होते हैं, राइट। द ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल, इस वाला ट्राइंगल और इस वाला ट्राइंगल, ये जो तीनों पेरीमीटर वाले ट्राइंगल्स हैं और ये जो बीच वाला ट्राइंगल है, ये सारे के सारे एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों, देखिए देखिए जब हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे ना, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमसे कहता है कि द लाइन सेगमेंट विच इज पैरेलल, है ना, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि जो मेरा डी एफ है
जो मेरा डी एफ है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, जो मेरा, एक मिनट, डी ई एफ है ना, ये ई है, ए एफ है, तो जो मेरा डी एफ है वो मेरा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरा डी ई है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एंड डी एफ, डी ई और एफ ई जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल डी ई एफ की बात करूं, तो उस वाले केस में जो आपका ए एफ की जो वैल्यू है ना, जो आपकी ए एफ की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू डी, दैट विल बी इक्वल टू डी। कैसे, अरे राम, यही चला जाएगा तो फिर साला चार्ज नहीं होता ये भाड़ा हुआ का चौड़ी। कैसे, तो देखिए यदि मैं ए एफ को, अगर मैं इस पूरी लेंथ को 2x लेता हूं तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से डी की जो लेंथ है वो x हो जानी चाहिए। अगर ये पूरी 2x है और f जो है ए बी का मिड पॉइंट होता है, ये भी x और ये भी x होना चाहिए। ठीक है, तो ए एफ की जो वैल्यू है, जो ए एफ की वैल्यू है ना, ए एफ जो है वो x है एंड दैट डी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, दैट्स वाई ए एफ इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब ए एफ की वैल्यू जो है वो d के बराबर आ गई। सिमिलरली जो मेरा डी एफ की जो वैल्यू है, जो डी एफ की वैल्यू है वो ए ई के बराबर आ जाएगी, क्योंकि फिर दोनों हमारे दोनों के दोनों वही सेम हो जाएंगे एसी वाले कंडीशन के हिसाब से, राइट। ये दूसरा आ गया। तीसरा मेरे पास जो एफ ई है, एफ ई विल बी इक्वल टू एफ ई, दैट इज दे आर कॉमन, बिकॉज दे आर कॉमन, सो दैट्स वाई दिस एस 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 वाली कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम से हमने प्रूव कर दिया कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। वी हैव प्रूव्ड दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली हम ट्रायंगल बी एफ डी और ट्रायंगल डी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। सिमिलरली हम ट्रायंगल डी ई सी को हम ट्रायंगल एफ ई डी में कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इन तीनों ही ट्रायंगल से जो है कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, टेक्निकली, लॉजिकली एंड करेक्टली ऑल्सो। यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। इसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता किसी भी दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। दो ट्रायंगल से तो होगा ही होगा, लेकिन तीसरे से भी होगा, राइट। नेक्स्ट वाले से आते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी की वैल्यू ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी such that angle ACD is equals to x, angle ACD is equal to x। अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ये हमारा 180 माइनस एक्स होगा, सॉरी है ना, यहाँ ये होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 360 माइनस 2x, तो 2x माइनस 180। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2x माइनस 180। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी विथ ए सी इज इक्वल टू 2bc, ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स bc। अगर ये x है तो ए सी कितना हो जाएगा, 2x। एफ एंगल ए इज इक्वल टू, अगर इसको y ले लेते तो ये y हो जाएगा। एफ एंगल ए की वैल्यू x है, देन व्हाट इज एंगल सी इक्वल टू। तो देखिए y अपॉन साइन x, y अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन साइन b, है ना। तो इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3y, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3y अपॉन साइन सी। हमको चाहिए एंगल सी की वैल्यू, साइन भी आपको होता है 90 है तो 1 हो जाएगा, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3y बाई 2y, तो साइन सी कितना हो जाएगा आपका, रूट 3/2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, राइट। सी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन हमको इसको इसको 60 डिग्री को इसके टर्म्स में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 2x। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है 81, क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी की वैल्यू 16, ए सी की वैल्यू डी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सवाल है ना। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी की वैल्यू 16 है, ए सी की वैल्यू 12 है, ए डी इज द बाइसेक्टर, ए डी बाइसेक्टर है। यदि बी डी की वैल्यू 4 है तो डी सी की वैल्यू बताओ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आसान सा सवाल है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट ए बी अपॉन ए सी
ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा 16/12, बी डी की वैल्यू 4 है, डी सी की वैल्यू निकालनी है तो 4 3, तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एक्स इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस वाई, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस वाई। ये है सर्कल और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि जो सर्कल है इसका सर्कम सर्कल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमको पता है कि जो सर्कम रेडियस होता है ना, सर्कम रेडियस होता है, ये वाली लेंथ क्या होती है, अच्छा ऑल्टीट्यूड का लेंथ क्या होता है √3x/2, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ना सर्कम सर्कल वाला पार्ट, ये √3x/2 का 2/3 होता है, तो यानी कि x/√3, और यही x/√3 आपको y दिया हुआ है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3y या फिर √3y इज इक्वल टू x, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, लेट B बी द मिड पॉइंट ऑन AC। ये आपका B है ना, ये आपका मिड पॉइंट है D का, ये मिड पॉइंट है बेसिकली, तो ये x है तो ये x है, ठीक है, BD स्क्वायर 6.5 है, राइट। तो हमसे पूछा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू बताओ। सो AB स्क्वायर, अब देखिए BD स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो BD स्क्वायर आपको 6.5 दे रखा है, तो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू 6.5 हो जाएगी, राइट। अब अगर x की वैल्यू 6.5 हो गई तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि 13, और हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पूछा हुआ है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 169। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, वाटर इज ट्रिकलिंग आउट कंप्लीटली फ्रॉम द फिल्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड डायमीटर 2 मीटर, एवरी सेकंड अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ट्रिकल्स डाउन, द टैंक विल बी emptied in approximately, तो देखिए किस हिसाब से वाटर गिर रहा है, एवरी सेकेंड 1 सेंटीमीटर ड्रॉपलेट रेडियस, तो 4/3 पाई r³ कितना है 1, इतना वॉल्यूम पानी जो है पर सेकेंड गिर रहा है, ठीक है, रेडियस स्फेरिकल ड्रॉपलेट इतना वॉल्यूम पर सेकेंड गिर रहा है, टोटल वॉल्यूम कितना है पाई r स्क्वायर कितना है आपका 1 इंटू h है 1 मीटर है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाना 10⁶, ठीक है, तो 10⁶ इतने सेकंड चाहिए, तो पाई 10⁶ अपॉन में 4 इंटू 3/4 है ना पाई पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा पाई से पाई, तो 3/4 सेकंड इंटू 10⁶। अब चूंकि आवर्स में दे रखा है, आवर्स यानी कि 1/3600, ठीक है, 1/3600 ये हो जाएगा, तो स्क्वायर क्यूब 456 अपॉन इंटू 3600 इंटू 1/4, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 से हो जाएगा 12, ठीक है ना, 4 से अगर ये कैंसिल आउट होगा कितना हो जाएगा 4 2 8 20, 4 5 20 00, और 12 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 2 24, 0 100, 12 8 96 40, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो है 208.3 आवर्स में ये पूरी की पूरी टैंक खत्म होगी। तो हमसे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो दिस इज टू द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ क्यूब, इफ पी इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यू इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, देन व्हाट इज पी बाय क्यू इक्वल टू। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशियो, सपोज वो रेशियो है 27K 8K और K, द क्यूबॉइड इज मेल्टेड, क्यूबॉइड मेल्ट होगा तो उसका वॉल्यूम जो है उसके क्यूब के बराबर हो जाएगा, हमेशा हम वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, बात पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 27 × 8 कितना हो जाएगा 216K क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है साइड क्यूब, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6K, ठीक है। इफ पी इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड नो क्यू अगर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है तो कितना हो जाएगा 36K स्क्वायर, सॉरी 6 × K स्क्वायर, यानी कि 216K स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 35K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर प्लस 27K स्क्वायर, ठीक है।
सॉरी प्लस एल इंटू बी 65216 k² तो 216 प्लस 27 3 243 प्लस 8 251 k² मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो जो ये आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा पी, तो पी की वैल्यू आ रही है 251 मल्टीप्लाइड बाई 2k² और क्यू की वैल्यू आ रही है 216 k²। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, k² से k² कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 108 आएगा। तो 251 अपॉन 108 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस AC। बहुत ही सिंपल सवाल है, फिर से वही रिपीटेड सवाल आ गया आपका। BD इज पर हाइपोटेनस AC है, ये आपका B है और ये आपका D है, यहाँ परपेंडिकुलर है। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और AC की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, तो BD कितना हो जाएगा आपके पास √20 यानी कि 2√5, ठीक है। अब हमको चाहिए AB प्लस BC की वैल्यू, तो AB प्लस BC का यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB BC, यही तो चाहिए। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB BC, ठीक है। AC स्क्वायर तो मेरे पास है 81। अब ये कैसे निकाले 2 टाइम्स AB BC, तो उसके लिए आप एरिया निकालिए। एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस, दैट इज सॉरी हाफ इंटू हाइट AB इंटू बेस BC, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ये BD की वैल्यू कितनी है 2√5 इंटू हाइट कितनी है सॉरी बेस कितना है 9, तो 2 से 2 गया तो 9√5, 9√5 इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाइड बाई BC, ठीक है। बाई 2, तो 2 उधर जाएगा तो AB इंटू BC कितना हो जाएगा आपका 18√5, है ना। AB इंटू BC आपका कितना हो जाएगा 18√5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36√5, ठीक है। ये आपको हो जाएगा कितना 36√5, तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस BC का होल स्क्वायर। तो अगर उसको निकालना है तो आपको उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, राइट। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में 81 को आप लिख सकते हो क्या 36 प्लस 45 लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना। प्लस अब इसको लिखिए 2 टाइम्स 6 इंटू 3√5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका 6 यहाँ 6 स्क्वायर बन जाएगा, 3√5 का स्क्वायर ये होता है। तो फाइनली जो मेरे पास बना क्या है A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी कि 6 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर बना यानी कि क्या आ जाएगा मेरा 6 प्लस 3√5 जो है मेरा आंसर आएगा इसका 6 प्लस 3 इंटू √5। अब √5 की वैल्यू कुछ अप्रोक्सीमेटली आपकी 2.23 होती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.69 हो जाएगी, 6 में ऐड कर देंगे तो 12.69 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। सो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 12.6। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इन अ ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, है ना। ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AB की वैल्यू 12 है, BD की वैल्यू 10 है और DC की वैल्यू 5 है। हमसे पेरीमीटर पूछा ट्राइंगल का, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से मुझे पता है कि AB अपॉन AC की जो वैल्यू है वो BD अपॉन BC के बराबर हो जाएगी। AB की वैल्यू 12 है, AC की वैल्यू निकालनी है, BD की वैल्यू 10 है और DC की वैल्यू 5 है। तो 2 से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, AC की वैल्यू आ गई 6, AB की वैल्यू 12 है और BC की टोटल वैल्यू कितनी है 15। तो 15 प्लस 12 27 प्लस 6 33 जो है मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। What is the radius of the circle inscribed in a triangle whose sides are 4 cm, 7.5 cm and 8.5 cm? ध्यान से देखिए, तो 4, 7.5 और 8.5 एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। दे आर फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, राइट, दे आर फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और इस वाले ट्राइंगल में मेरा जो है ये ऐसे एनक्लोज्ड है सर्कल, ठीक है। सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी लेंथ हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 7.5, तो ये हो जाएगी 8.5, राइट। अब हमसे पूछ रहा है कि रेडियस बताओ S। अगर आपने थोड़ा सा कहीं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो हमारा रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है ना, जो रेडियस ऑफ इन सर्कल होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर
सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। आर इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है वो इस ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 15/2 4, तो यहाँ से क्या होगा 15। तो हमारा जो डेल्टा आ गया, डेल्टा मेरा आ जाएगा 15, एस कितना आ जाएगा मेरा सेमी पेरीमीटर 4 प्लस दिस 16 प्लस 4 20/2 हो जाएगा 10। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आर की वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन एस दैट इज इक्वल टू 15/10, सो 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इन अ शावर 5 centimeter of rain falls, what is the volume of the water that falls on 2 hectare of land? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 2 हेक्टेयर होता कितना है, ठीक है। अब देखिए 2 हेक्टेयर लैंड होती है आपकी 2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एरिया कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻2 दैट इज 10⁻3 मीटर क्यूबिक रेन फॉल हुई है उस पर्टिकुलर हेक्टेयर ऑफ लैंड में। तो 10⁻3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगर सपोज लीटर में पूछता तो कैसे निकालते हैं, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो इतना मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻6 लीटर ऑफ वाटर जो है फॉल हुआ है, ठीक है। नाउ इन अ बाइसिकल व्हील ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर मेक्स एन रिवॉल्यूशंस इन फॉर मूविंग 11 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो आपका एस है वो 11 किलोमीटर है, 35 सेंटीमीटर का रेडियस है, 11 किलोमीटर यानी कि 10⁵ सेंटीमीटर। आर कितना है 35 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना हो जाएगा, अब n रिवॉल्यूशन है तो n इंटू रिवॉल्यूशन कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है यानी कि 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 इंटू पाई रेडियन दैट इज 22/7, यहाँ से आपके पास n आ जाएगा। तो 11 से ये कैंसिल आउट होगा 2, 7 से 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10 20, तो 10⁵5/20 की जो वैल्यू है वो n आ जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, स्क्वायर क्यूब 4 5, तो 20 2 से कैंसिल 5 0 0 0 5000 जो है आंसर आ जाएगा इसका 91। अब देखिए थोड़ा टेबुलर सवाल आ गया है। द टेबल बिलो गिव्स द एज वाइज पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अ सिटी। तो ठीक है, बिलो 30 ईयर्स इतने हैं, 30 से लेकर इतना है, ये इतना है। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स इज 10.5 lakhs, ठीक है। परसेंटेज हमको दे रखा है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर बिलो 40 ईयर्स विल बी हाउ मच। इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 10, 40 ये आ जाएगा 0 2 और 2 + 2 4 5 6 7 70%, यानी कि जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो 40 के नीचे है, यानी कि 70% ऑफ एक्स मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन वो कितनी है 10.5 lakhs। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा कितना 1050/70, यानी कि 15 लाख जो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है 15 लाख। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब हमसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ द टैक्स पेयर्स टू अदर पर्सन्स इन द सेम ग्रुप आर बिलो 30 ईयर्स इज 1:2x। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने बंदे हो जाएंगे 3x बिलो 30 ईयर्स के, है ना, 3x हो जाएंगे। मतलब अगर मैं रेशियो लूँ सपोज के लेता हूँ तो टोटल जो है 3k हो जाएंगे, है ना। तो x k/3k ये रेशियो हो जाएगा बिलो द 30 ईयर्स। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन दैट ग्रुप। अब देखिए 30 ईयर्स के बिलो टोटल कितने लोग हैं 14% है। 14% किसके, 14% इन 15 लाख के, है ना, 15 lakhs। तो यहाँ पे वही सेम चीज रखी है इसको, तो 3k/3k मल्टीप्लाइड बाई 14/100 इंटू 15, यहाँ से कैंसिल होगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। तो 0.7 जो है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उस वाले ग्रुप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है। अब देखिए हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज एक्सपेंडिचर हमको दे रखा है किसी कंपनी का फॉर द ईयर्स दिस टू दिस इज एज अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, यहाँ पे बहुत ही कैलकुलेटिव पार्ट है तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। हाउ मेनी टाइम्स द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन अ ईयर एक्सीडेड बाई मोर देन 15%, यानी कि अब आपको हर ईयर में आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर ईयर में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पिछले साल से 15% का
एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, पिछले साल से 15% का ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 11 से लेकर 12 वाला कैसे डिफरेंस निकालेंगे, 15.4 माइनस 13.8 अपॉन 13.8, ठीक है, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 15.4 माइनस 13.8 कितना हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 1.6 अपॉन 13.8 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1600 अपॉन 138, दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड 220। अब 220 जो है वो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 12 पॉइंट, लेकिन जो कि 15 से कम है, तो 11 से 12 में कुछ नहीं होगा। दूसरा 12 से यदि 13 में देखें, उस केस में कितना हो जाएगा, अब उस केस में तो आप देखो यहाँ पे तो डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो 12 to 13 तो कत्ता ही नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 13 to 14 वाले केस में। 13 to 14 वाले में यदि देखा जाए तो 13.1 माइनस 10.4 अपॉन 13.1, 11 में से 4 हो जाएगा 7, 11 में से 4 क्या 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो 2.7 यहाँ पे हो जाएगा, 2.7 अपॉन 13.1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 2700 अपॉन 131, तो 131 अब ये जाएगा 2 टाइम, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 261, 90, तो ये हो जाएगा 0, अच्छा सॉरी एक मिनट 13.1 क्यों होगा, 10.4 होगा ना, 10.4, हम जिससे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 10.4 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका 10.4 हो जाएगा बेसिकली, 104, ठीक है, तो 104 2 टाइम जाएगा, 208 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फिर 62, 620 5 टाइम जाएगा, है ना, तो 620 माइनस 5 टाइम 0 to 5, 520, है ना, 100, फिर ये जाएगा 1000 टाइम, तो 25 पॉइंट, भाई 25 पॉइंट आपका जो है 63 के ऐसे कुछ आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इस वाले ईयर में जो पहला ईयर था उस वाले ईयर में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 14 to 15 में, 14 to 15 में बात करें तो कितना हो जाएगा 15.8 माइनस 13.1 अपॉन 13.1 इंटू 100, तो 15.8 कितना हो जाएगा 7, 2.7, यानी कि 2.7 अपॉन 13.1 इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगा 2700 अपॉन 131, ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका कुछ 2 के बाहर जा रहा है, 20 के बाहर जा रहा है, यानी कि आपका 14 to 15 में भी हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते कितना आएगा 262, यानी कि 80, तो आ जाएगा 0, फिर 800 आ जाएगा, फिर 6 समथिंग हो जाएगा, तो 20.6 जो है आपका 14 to 15 में आएगा, ठीक है, 20.16%, ठीक है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, अगर 15 to 16 की बात करें तो कितना आ जाएगा 17.2 माइनस 15.8 अपॉन 15.8 इंटू 100, तो 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में 4 गया 1, तो 1.4 अपॉन 15.8, यानी कि 14 अपॉन 158 इंटू 00, तो 158 अपॉन 140, तो ये तो ऑलरेडी जो है आपका, ये तो आपका लेस देन 10% ही आ रहा है, सीधे सीधे आपको लेस देन 10% आ रहा है, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अभी तक हमारे पास ऐसे 2 साल मिल चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला साल देख लेते हैं, 2017 से लेकर 2016 से लेकर 2017 तक, इस वाले केस में कितना हुआ 19.4 माइनस 17.2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2.2, 2.2 अपॉन 17.2 इंटू 100, यानी कि 2200 अपॉन 172, ये भी आपका कुछ 1 टाइम ही जा रहा है ना, 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम कितना हो जाएगा ये 12.69 के आसपास कुछ ऐसा परसेंटेज इसका जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अभी मतलब अभी तक हमने सिर्फ 2 साल में ऐसा देखा जहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, कौन कौन सा, एक तो हमने यहाँ पे देखा 13 से 14 वाले में और 14 से 15 वाले में, ठीक है, 13 से 14 वाले में और 14 से 15 वाले में यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हुआ है, राइट, इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज मोर देन 15%, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स होगा जो है इसका आंसर। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो भैया मैक्सिमम तुमने यहाँ पे निकाला था कौन सा 25.63 विच वॉज इन द ईयर 13 to 14, ठीक है।
द परसेंटेज इंक्रीज इज मैक्सिमम इज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. सो 2014 में मैक्सिमम था, राइट? 2014 में मैक्सिमम था 2013 के कंपैरिजन में. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. द बजट एलोकेशंस ए इन अ पाई डायग्राम अंडर 5 डिफरेंट हेड्स ए बी सी डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली दिस. द टोटल बजट एलोकेशन इज दिस. फिर से यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट आ गया. देखिए, हाउ मच लेस अमाउंट इज एलोकेटेड टू ए एंड सी टुगेदर. अब यहाँ पे हमको निकालना है टोटल बजट है ये, तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 300.4 0 4 4 6 1 0 1 2 0 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 121.16 121.16 लैक्स. ए का हो गया. बी का कितना हो जाएगा? यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. 18% है, तो 18% ऑफ 300.4 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50. 630,270.36 डिवाइडेड बाई 50, तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 525 20 0 0.5 540.72. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो 54.072 लैक्स. सी का कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 9% ऑफ 9% तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, या नहीं निकाले, सॉरी. 9% ऑफ 300.4 कितना हो जाएगा? 63 ये अपॉन 100 तो 27.036 लैक्स. ठीक है, ये हो जाएगा. अब डी की बात करें और ई की बात करें तो डी में कितना हो जाएगा? 25% है, यानी कि 1/4 है इसका, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 4 7 28 24 5 24.1 75.1 लैक्स. ई का कितना हो जाएगा? 8% है, तो 8% ऑफ 300.4 कितना हो जाएगा आपका? 2302 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 24.02 लैक्स. अब हमसे पूछा कि हाउ मच लेस अमाउंट इज एलोकेटेड टू ए एंड सी टुगेदर. अब ए और सी को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू 120.16 प्लस 120.16 लैक्स प्लस 27.036 कितना हो जाएगा? ये 69174 147.196 लैक्स ए प्लस सी का टुगेदर है. अब बी प्लस डी प्लस ई का टुगेदर कितना हो जाएगा? 54.072 प्लस डी कितना हो जाएगा? 75.100 और 25.032 4 7 4 3 1 153.474 लैक्स. ठीक है, तो अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 147.196, तो 8 9 10 11 हो जाएगा 8. ठीक है, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, 6.278 लैक्स. ठीक है ना, कुछ जो है इसी के अप्रोक्सीमेट आ रहा है आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगर नेक्स्ट वाला हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं. नेक्स्ट वाला हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड ऑन ए इफ द टोटल बजट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स. टोटल बजट मेरे पास कितना था? 300.4. ठीक है, 300.4 लैक्स. अगर टोटल बजट जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका? 2109 लैक्स. ठीक है, अब इसका 40% कितना हो जाएगा? क्योंकि ए का शेयर 40% था तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 901.32, यानी कि 8201180. एक मिनट, 90% इसका कितना हो जाएगा? 901.2 है ना, तो 4 2 8 4 1 4 0 360 अपॉन 10 इसको करेंगे तो 360.48 आ जाएगा. ठीक है, 360.48 लैक्स इसकी जो है नई इनकम आ जाएगी. नाउ अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो देखिए. पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच अमाउंट विल बी इंक्रीज्ड ऑन ए. 360.4 है या अब था, पहले कितना था? 120.16, तो बढ़ा कितना? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 120.16, तो आ जाएगा 2, या जाएगा 3, या जाएगा 0, या जाएगा 4, या जाएगा, तो 240.32 लैक्स जो है ए पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. 500 कैंडिडेट्स appeared in an examination comprising test in English, Hindi and Mathematics. वेन डायग्राम का सवाल है तो वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता. तो यहाँ पे मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा बनाऊंगा, ज़्यादा कोई वो हाई फाई नहीं है ना. ये कैसा, ये और एक ये. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि दे फेल्ड, है ना, दे फेल्ड इन इंग्लिश. 75 फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड, यानी कि ये फेल की बात हो रही है, पास की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का. ठीक है, यहाँ पे मैं इंग्लिश का बार बना देता हूँ. इंग्लिश ये हमारा हो जाएगा हिंदी,
ये हमारा हो जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स वेन डायग्राम के हिसाब से। लेकिन चूंकि फेल है तो यहाँ पे मैं ई बार लगाऊंगा, एच बार और एम बार। अब देखिए 75 फेल्ड इन हिंदी ओनली हिंदी में फेल होने वाले, यानी कि सिर्फ इतने दूर का वो 75 हो जाएगा। 50 फेल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली है कि यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, और 30 कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 5 फेल्ड इन ऑल द 3 केस, 5 फेल्ड इन ऑल द 3 टेस्ट, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा। हमसे बोला कि 15 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में ऑलरेडी 5 फेल हो चुके हैं, 15 और थे तो 10 और आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली इंग्लिश और मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं, 17, ऑलरेडी 5 आ चुके हैं, तो अब कितने बचे हुए हैं, 12। हिंदी और मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, 17, ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, बचेंगे कितने, 12। तो ये हो जाएगा मेरा पूरा वेन डायग्राम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 12 + 12 30, 24 + 10 39, तो 39 जो है टोटल बच्चे हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं ना, या तो ये या तो ये या तो ये या तो तीनों में, ठीक है। तो 39 बाई टोटल बच्चे कितने हैं, 500, तो 39 बाई 500 × 100 कितना हो जाएगा, 39/5 विच इज इक्वल टू 5 7 35 40 5 8 40, तो 7.8% बच्चे ऐसे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट, तो फेल्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट मतलब कि 30 + 75 + 50, 50 + 30 is 80, 80 + 75 is 155, 155/5 बच्चे, 31% बच्चे जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, चूंकि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब कि इन सभी का सम, ठीक है। पहले वाले में 39 आया था, दूसरे वाले में 155 आया था, तो ये सभी के सभी बच्चे इतने हैं जो कि कम से कम एक ना एक सब्जेक्ट में फेल तो हुए हैं, ठीक है। यानी कि टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 194 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 44 40 40, तो 38.8% बच्चे ऐसे हैं जो कि एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट में, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ एक ना एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले सवाल पे आते हैं, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड। अब यहाँ पे आया पास्ड, तो ध्यान रखिएगा, हर एक टर्म का ध्यान रखिएगा। देखिए ये बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं, यानी कि 194 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो टोटल माइनस, अगर हम इसका कर दें, टोटल में से इसका घटा दें, तो हमारे पास ऐसे बच्चे आएंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, ठीक है। इतने बच्चे आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 6, और ये आपका आ जाएगा 0, और ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो 406 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वो तो वो वाला केस हो गया जो कि ये जो 406 बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हु आर पास्ड इन मोर सब्जेक्ट्स, पास्ड इन मोर मतलब कि 3 सब्जेक्ट्स में, 3 सब्जेक्ट में पास हो गए। लेकिन हमको एक ऐसे बच्चे भी चाहिए जो कि 2 सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं, मतलब एक में फेल हुए हैं। तो एक में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 30 + 50 + 75, एक मिनट सॉरी, ये 406 नहीं है, 306 होगा, सॉरी 306। अच्छा अब हमको चाहिए ऐसे बच्चे जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब है इनडायरेक्टली कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, कितने, 194 नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने थे, 195, ठीक है, सॉरी 155 है ना, ये 155 लिखा हुआ है, तो 155 बच्चे, यानी कि अब इसमें हमको 155 बच्चे और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जो कि या तो किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हुए हो या तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो 461 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2022 का जो फर्स्ट पेपर है उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करते हुए, है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीडीएस का, और हमने यहाँ पे देखा क्या क्या तरह के क्वेश्चन आए। यहाँ पे आपने देखा जो लास्ट के 4 सवाल थे वो सेट थ्योरी का सवाल था, और उसके पहले का आपने देखा कि कुछ बार ग्राफ्स के सवाल आए हुए थे, पाई चार्ट के सवाल आए हुए थे, है ना, ट्राइंगल ज्योमेट्री के भर के सवाल दिए हुए हैं, इन रेडियस, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, है ना, और फिर आपको कुछ ज्योमेट्री के मेंसुरेशन के बेसिक सवाल ये सब आ गए। तो आपको इन सबको ध्यान देना है और अच्छे से हर एक चीज़ करनी है, ठीक है। थैंक यू।